हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट। हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द पार्ट 2, यानी कि हम यहां पे अब सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा हिस्सा, कि इसके जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है उसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस तक कंप्लीट किया था, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए सीधे चलते हैं चैप्टर पे। तो बात करेंगे हम अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। अब ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ना, ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ये किसके लिए है? ये फॉर द पायरुविक एसिड, क्योंकि उसके पहले तक जो ग्लाइकोलिसिस हो रही थी वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। दैट मीन्स जो ग्लाइकोलिसिस है उसको ऑक्सीजन की जरूरत तो थी नहीं, तो अब उसके बाद अगर ऑक्सीजन हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और ज्यादातर रेस्पिरेशन यही अगर करता है। अब हम आपको यहां पे बात करते हैं समराइज पैटर्न पे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा। यहां पे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में बात की कि हमारे पास कंपोजिशन देखने को मिले कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पूरी हो गई और पायरुविक एसिड बना, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहां पे आए। अब 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स कहां पहुंचेंगे? यहां से साथ में हमने एक और जिक्र किया था कि NADH2 ये एक कंपाउंड था, ये चला जाता है ETS में, तो ये भी जाएगा ETS में। फिर यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके? क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल कहां आकर करती है? ये आकर करेगी इन द मैट्रिक्स ऑफ किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल आकर करेगी और ठीक वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस पॉइंट को अलग से सेपरेटली याद रखना। वाटर और एनर्जी यहां पे लिबरेट होती है। मेन कंपोजिशन इसका जो है वो एनर्जी है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। कहां होती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन? ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए क्या जरूरी होता है? पायरुवेट। ये ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म से, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंचाना है इसको? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना है। अब ये पहुंचेगा इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में डाला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से परिचित होंगे। डीएनए ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर जो ब्लू कलर का फ्लूइड दिख रहा है ये क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। इसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाए जाएंगे, किसके बीच में? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, एलोंगेटेड, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इनर मेम्ब्रेन को पास कर रहे होते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहां पे अगर करता है। क्रूशियल इवेंट्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होता है बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम। किसके एटम? जो पायरुविक एसिड बना था ना, पायरुविक एसिड से, क्योंकि हमें बनाना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? जब हम यहां पे हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव करेंगे और फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड था। इट टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? पासिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो रिमूव्ड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। और ठीक इसी समय जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं, ये रिमूव्ड पार्ट होते हैं किसके? हाइड्रोजन एटम के। हाइड्रोजन एटम से लेके और साथ में मॉलिक्यूल्स O2 के ड्यूरेशंस में ये रिमूव्ड पार्ट के तौर पे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आकर करता है कहां पे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसके अंदर वाली मेम्ब्रेन पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन पे होता है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरली पॉइंट याद रखना है।
कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहां होता है, अंदर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सबसे पहला स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें पायरुविक एसिड, कोएंजाइम ए और NAD प्लस पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस होती है, और ये जो NAD है ये NADH और H प्लस में हाइड्रोजन यहां पे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए और प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहीं पे निकल के मिल जाती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। रिक्वायर्ड होता है कोएंजाइम सच एज NADH, NAD प्लस और कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए यहां पे फंक्शन करता है किसके लिए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। पायरुवेट दैट इज पायरुविक एसिड इंटर करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज या पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज की बात करें तो यह रिक्वायर करता है NAD और कोएंजाइम ए। किसकी प्रेजेंस होगी, कोएंजाइम ए और NAD की। पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेगा। अब इस प्रोसेस में 2 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, पायरुविक एसिड के। तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे, 2 पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प लगेगी और हमारे पास ये बन जाएंगे 2 NADH2। इसका फॉर्मेशन यहां दिखेगा। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम में है 2 कार्बन का कंपाउंड, ये इंटर करता है किसमें, TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। TCA जो साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, या एक नाम और जानते हैं इसको सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको पहली बार इलुसिएट किया था किसने, हैंस क्रेब्स ने। सिट्रिक एसिड की कुछ साइकिल ये देखने को मिलती है। पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड से बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव करके सबसे पहले बनाता है स्टेबल कंपाउंड कौन सा, सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड पहले चेंज होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। इस ड्यूरेशन में काफी सारे चेंजेस अकर करते हैं। एक एक करके हम इनके स्टेप बाय स्टेप कंपोजिशन पढ़ेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं TCA साइकिल की, दैट इज क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल की बात करें तो यहां पे सबसे पहला है क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप का। एसिटाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आ रहा होता है कहां से, एक क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करके यहीं पे पिकिंग देखने को मिलती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की, जिसको हम कंपोजिशन में देखते हैं कि वाटर से ये कंपाइल करता है और फॉर्म करता है सिट्रिक एसिड। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दोनों तरफ से मिलके क्या बना लेते हैं, सिट्रिक एसिड। किसकी प्रेजेंस होती है यहां पे, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। यहां पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम सिट्रेट, कौन सा एंजाइम होता है यहां पे, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज की हेल्प से क्या बन गया, सिट्रिक एसिड बन गया। अब अगले स्टेप में क्या देखने को मिलता है, एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल यहां से रिलीज कर दिया जाता है। तो कौन रिलीज होकर चला गया, कोएंजाइम ए। 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आया था, 2 कोएंजाइम के थे, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड बना। क्लियर। अब यहां पे देखना, हमने देखा था कि जब एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा था तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहां लिबरेट हुआ था। क्लियर ना, याद है ना, अभी पढ़ के आए हैं। फिर क्या होता है, अगला स्टेप आता है सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का कंपाउंड है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से लिबरेट होता है। सिट्रेट आइसोमराइज करता है आइसोसिट्रेट में, और डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है किसका, आइसोसिट्रेट का अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में।
तो सिट्रिक एसिड से बीच में एक कंपोनेंट बनता है कौन सा? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख पा रही होगी। यहां से हम क्लियरली इसको हटा देते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे निकल रही है, आइसोसिट्रेट चेंज हो जाएगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, आइसोसिट्रेट का अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड बनेगा। कितने कार्बन का कंपाउंड है ये? 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है। कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? 5 कार्बन का कंपाउंड बना है। देखो 6 से 5 बचा क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। क्लियर? अब डीकार्बोक्सिलेशन कराया जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का, किसमें? सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। यानी कि यहां पे एक कंपाउंड बनेगा कौन सा? सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए लीड करेगा फॉर्मेशन में, कन्वर्ट करेगा सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिल कोएंजाइम ए यहां पे बीच में कंपाउंड बना था और ये किसमें? सक्सिनिक एसिड में चेंज हुआ। अब यहां पे क्या देखने को मिला कि सक्सिनिक एसिड जब कन्वर्ट हो रहा था, ठीक इसी समय जीटीपी के जो मॉलिक्यूल थे ये सिंथेसाइज होते हैं। कैसे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जीडीपी, जीटीपी में चेंज हो जाता है। ये इन कपल रिएक्शन की बात करें तो जीटीपी कन्वर्टेड टू द जीडीपी विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जीडीपी से जीटीपी में चेंज हुआ, जीडीपी चेंज हो जाता है किसमें? जीडीपी में, और इसी समय एटीपी बदल जाती है एडीपी। तो ये फॉर्मेशन हो रहा है किसका? एक एटीपी के मॉलिक्यूल का। इस तरह से डायरेक्टली यहां से रिलेट कर सकते हैं कि ये एक एंजाइम यहां पे एटीपी लिबरेट कर रहा है। क्रेब्स साइकिल में कितने एंजाइम अभी तक एटीपी रिलीज हुए हैं? सिर्फ एक एंजाइम यहां पे रिलीज हुआ है, एटीपी। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, किसमें? टू फ्यूमरेट। सक्सिनिक एसिड किसमें चेंज होता है? सक्सिनेट में। सक्सिनेट चेंज होता है फ्यूमरेट में, और फ्यूमरेट मैलेट में चेंज हो जाता है, और मैलेट लेटर ऑन किसमें? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड मैलेट से चेंज होके बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसके लिए हमें जरूरत थी 4 कार्बन का ये कंपाउंड था। 2 जगहों पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली 6 कार्बन से, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक यहां पे तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे निकल गई। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गया था, जैसे गया था वैसे ही लिबरेट हो जाएगा। पर अब यहां पे क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं? एक NADH2 बना है। NADH2 का फॉर्मेशन अगर हम यहां पे बात करें तो एक NADH2 2 मॉलिक्यूल्स यहां पे भी बने थे। यही चाहते हैं किसमें? यही चले जाएंगे जब हम बात कर रहे होंगे ETS में। क्या क्या बना था यहां पे देखना, एक NADH2 यहां बना है, एक NADH2 यहां बना है, और एक NADH2 यहां बना है। तो 2 पहले से बने थे, 3 और बन गए। तो NADH2 के फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक कितने दिखे हैं क्रेब्स साइकिल के बाद? 5। डीकार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का किसमें हुआ था? सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, और फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट करता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिल कोएंजाइम ए किसको? सक्सिनिक एसिड को। जीटीपी के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिला था हमें। फाइनली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन हुए थे। अब यहां पे देखना 3 पॉइंट है टीसीएस साइकिल में जहां पे NAD रिड्यूस हुआ था, किसमें? NADH2 में। 1, 2 और 3। क्लियर? एक पॉइंट ऐसा है जहां पे निकोटिनामाइड की बजाय फ्लेविन एडेनामाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन यहां पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो 3 जगहों पे क्या बना है? NADH2, एक जगह पे FADH2। कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन होता है यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का, किसकी वजह से? TCA की वजह से। तो ऑक्सीडेशन लगातार होता रहता है किसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंपाइल करता हुआ, बनता हुआ हमें हर जगह देखने को मिल जाता है।
फिर यहां पे बात करें, ये कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट OAA का बना रहता है, इसलिए रिक्वायर्ड होती है रीजनरेशन ऑफ NAD एंड FAD। किसकी? NADH से और FADH2 से। तो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड का वापस से रीजनरेशन या फिर रिप्लेसमेंट के लिए ये रिक्वायर करता है NAD के रीजनरेशन के लिए और FAD के लिए कि NADH और FADH2 बनेंगे, तब NAD प्लस और FADH प्लस देखने को मिलेंगे। यहां पे अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल के समरीज पैटर्न पे, तो पायरुविक एसिड 4 NAD प्लस और 2 वाटर और 1 ADP और 1 फॉस्फेट। इससे क्या बनते हैं? हमारे पास 4 NADH बनते हैं H प्लस के साथ, FADH2 बनता है और 1 ATP का मॉलिक्यूल बनता है। ये ग्लूकोज जो है ये ब्रोक करता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड में। 1 से बना है ना ये, तो 2 से क्या बनेगा? 8 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP। क्लियर? यहां पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कंपोजिशन नजर आ रहा है वो इसकी कॉम्प्लेक्स साइकिल डिटेल में समराइज फॉर्म में एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या बना था? पायरुवेट। पायरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड था? 1 2 3 कार्बन का मेजर कंपाउंड था। इसके साथ आके जुड़ा कौन सा? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पायरुवेट के साथ जाने से पहले यहां पे कोएंजाइम A NADH प्लस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, NADH2 लिबरेट होता है और एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑक्सिलेटेड आयन के फॉर्म में जाता है कहां पे? आगे सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। सिट्रेट सिस एकोनिटेट के फॉर्मेशन में और फिर डी आइसोसिट्रेट के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। यहां पे हर एक स्टेप्स पे वाटर लिबरेट होता है, वाटर कंपाइल करता है। C सिस I O अल्फा S स्क्वायर FMO। डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। C सिस I अल्फा S स्क्वायर FMO। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सिट्रिक एसिड। फिर सिस एकोनिटेट, फिर आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट सीधे चेंज होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में और फिर सक्सिनिल कोएंजाइम A में, सक्सिनेट में, सक्सिनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, सक्सिनेट को, सक्सिनिल कोएंजाइम A सिंथेटेज की प्रेजेंस में, फिर फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेज की प्रेजेंस में मैलेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज से। तो ये एक कंप्लीट साइकिल अगर करती है क्रेब्स साइकिल के रेस्पेक्ट में बात करें तो। मेनली जो समराइज फॉर्म एनसीईआरटी में मेंशन की गई है वो इतने से हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे देखेंगे तो एक NADH2 यहां से लिबरेट हो रहा था, एक NADH2 यहां से लिबरेट हो रहा था, एक NADH2 यहां से लिबरेट हो रहा था और एक NADH2 यहां पे लिबरेशन हो रहा था। पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट या क्रेब्स साइकिल के सेगमेंट में नहीं बोला जाता। पर हम एक ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में जब बात कर रहे होंगे तो हाँ, यहां पे एडअप देखने को मिलेगा। साथ में हमें देखने को मिलेंगे यहां पे कि FADH2 फ्यूमरेट जब फॉर्मेशन हो रहे होंगे सक्सिनिल कोएंजाइम से, इसी समय फॉर्मेशन होता है FADH2 का और ये भी एज एन प्रोडक्ट हमें यहां पे देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं अगला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुई। क्रेब्स साइकिल में हमें क्या क्या देखने को मिला? 3 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल के रिस्पेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या इकट्ठा है? पायरुविक एसिड आया था, 4 NADH प्लस का कॉम्बिनेशन देखने को मिले हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 1 ADP और 1 फॉस्फेट। 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकले 1 कोएंजाइम A बनते समय जो साइकिल के स्टार्टिंग फेज में था। फिर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकले 2 यहां पे, एक ये और एक ये ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के समय। अब यहां पे क्या देखने को मिले हैं? 4 NADH प्लस 4 H प्लस के साथ या 4 NADH2 भी लिख सकते हैं हम इसके लिए, FADH2 के फॉर्मेशन हुए और ATP। इसके टोटल अमाउंट डबल करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेंगे क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या ATP मिली है? 2 ATP।
कितनी एटीपी मिली? 2 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है। क्रेब्स साइकिल की कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पे हमने डिस्कस की। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के जस्ट कंप्लीट होने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने यहां पे बात की थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ETS के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के समय जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था NADH2, उस NADH2 से हमें 4 ATP प्रोड्यूस देखने को मिलती हैं। कब? जब ग्लाइकोलेट फॉस्फोरिक शटल के थ्रू प्रोसेस आकर करती है, और अगर ग्लाइकोलेट की बजाय कौन सी मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू आती है तो 6 ATP का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? तो मैटर करेगा कि NADH2 कहां से आकर करके जा रहा है। NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, 6 ATP या 4 ATP, ये मैटर करेगा कि इनकी शटल का पैटर्न क्या है। नाउ यहां पे हम बात करते हैं ETS इन मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। ये सब कहां पे होते हैं? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अंदर का स्पेस है, अंदर मैट्रिक्स है, तो इंटर मेम्ब्रेन, ये बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होगी। ये प्रोसेस चल रही होती है इन द मैट्रिक्स, इधर की तरफ चेंजेस हो रहे होते हैं इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में। हमें यहां पे प्रेजेंस देखने को मिलती है हाइड्रोजन एटम्स की। हाइड्रोजन एटम्स हमें कहां देखने को मिलेंगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। मैट्रिक्स के अंदर क्या चल रहे होंगे? कॉम्प्लेक्स 1 प्रेजेंट होंगे, NAD डिहाइड्रोजनेस। फिर यहां पे क्या देखने को मिलेगा? आयरन सल्फेट के कंपाउंड है FMN। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो प्रेजेंट करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पास आउट होते हैं। ये रिलीज और यूटिलाइज करने के लिए स्टोर जो एनर्जी है NADH+ और FADH2, इसके फॉर्मेशन में TCA साइकिल में ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू द O2 टू फॉर्म H2O। O2 जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं ताकि वाटर के फॉर्मेशन हो सके, ये यहां पे देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है क्या? NADH डिहाइड्रोजनेज। तो क्या जाता है यहां पे? NADH जाता है और NAD में चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन। इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किए जाते हैं? यूबिक्विनोन को। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ट्रांसफर हुए? यूबिक्विनोन को पास। यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव करता है, ये रिसीव करता है रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड कौन सा है? जहां पे हमें देखने को मिलते हैं किसकी? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो यूबिक्विनोन है रिसीव करता है रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी जो इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं वो कहां पे जाते हैं? यूबिक्विनोन के पास। क्लियर? फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड जनरेट करता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में ये जनरेशन देखने को मिले हैं। फिर बात करते हैं ETS में जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनॉल RQH2। यूबिक्विनॉल या फिर इसको QH2 बोलते हैं। यूबिक्विनॉल में ये रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स होता है 3rd वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3rd। इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C को ट्रांसफर किया गया। साइटोक्रोम C के पास जब पहुंचा तो ये किसकी वजह से पहुंचा? 3rd कॉम्प्लेक्स पे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C। स्मॉल प्रोटीन होती है, अटैच होती है आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे अटैच होती है, एक्ट करती है मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd एंड 4th। कौन? साइटोक्रोम C की बात कर रहे हैं। साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन है,
जो आउटर सरफेस पे अटैच होती है और इसका काम क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। कॉम्प्लेक्स 4 को रेफर किया जाता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इलेक्ट्रॉन सीधे साइटोक्रोम सी के सहारे कॉम्प्लेक्स सेकंड को पार आउट करके थर्ड से सीधे कहां पहुंचा देते हैं, फोर्थ को। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में ये चेंजेस काज करते हैं, इनर मेम्ब्रेनर स्पेस पे ये प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। कहां पाए जाते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और सीधे कॉम्प्लेक्स सेकंड को पार आउट करके कॉम्प्लेक्स 4 को मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो यहां पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम ए एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। इनके पास क्या, 2 कॉपर के सेंटर पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। 4 नंबर को क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेज होता है, जहां पे एटीपी की सिंथेसिस होती है जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर स्ट्रक्चर के पैटर्न की बात करें तो ईटीएस when the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4 they are coupled to ATP synthase complex 5 for the ATP production। ये सब एट लीस्ट कंपाइल कर जाते हैं किसके साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के साथ। जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला ग्रुप है कौन सा, कॉम्प्लेक्स 1, जिसको NADH FMN यहां पे फ्यूमेरेट ग्रुप्स प्रेजेंट देखने को मिले थे मोनोन्यूक्लियोटाइड की। फिर यूबिक्विनोन का रोल प्ले देखने को मिला है। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है इसको बोलते हैं FADH2। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 होता है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 होता है। कॉम्प्लेक्स 5 इसको कॉम्प्लेक्स 4 को बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो 2 नंबर्स हैं, एक ऑक्सीडेज है तो एक को हम सी रिडक्टेज बोल सकते हैं, रिडक्टेज। तो ये कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं और उसके बाद हमें एटीपी सिंथेज देखने को मिल जाता है। When at the electron, जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वन कैरियर, एक कैरियर से वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 5, ये कहां, एटीपी प्रोडक्शन में चले जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH2 किस में देखने को मिलेगा, 3 ATP, और FADH2 से 2 ATP के फॉर्मेशन होते हैं। हमारे पास 8 बने थे तो 8 से कितने होने चाहिए, 24। FADH1 बना था तो इसके 2 बनने चाहिए थे, तो 24 और 2 यानी कि 26 ATP बनने चाहिए थे। क्लियर। पर अब ये जो नंबर्स है ना, ये वेरी करते हैं क्योंकि हमें ग्लूकोज और कहां से मिला था, वो इलेक्ट्रॉन से 2 NADH2 ट्रांसफर हुए थे, तो 6 नंबर वो बढ़ेंगे। उसके बेसिस पे हम यहां पे बात करते हैं। सबसे पहला एरोबिक रिस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन का रोल है ये लिमिटेड है टर्मिनल स्टेज पे। फिर भी ऑक्सीजन एक वाइटल है क्योंकि डिराइव करता है पूरी प्रोसेस को बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन एक्ट करता है एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। कैसा एक्सेप्टर है ये, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये हमने बात की थी जब हमने बात की थी कौन से कॉम्प्लेक्स की, जब हम एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंसेस पढ़ रहे थे। तो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहां पे एरोब्स में क्या होते हैं, ये होते हैं कौन, ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन में एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर द फॉस्फोराइलेशन। इसलिए जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिफरेंट होता है फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहां पे लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी किसमें, फोटोफॉस्फोराइलेशन में। प्रोटॉन ग्रेडियंट्स फॉस्फोराइलेशन के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए वहां पे किसकी डिपेंडेबिलिटी थी, वहां पे लाइट की डिपेंडेबिलिटी थी। यहां पे किसकी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये रिलीज किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH+ कॉम्प्लेक्स 1 के पास आते हैं जिसको NAD डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। यूबिक्विनोन के पास कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2 सक्सिनेट
के नाम से जाना जाता है, FADH2 बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम C जिसको कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं। तो 3rd से 4th तक ले जाने के लिए साइटोक्रोम C फंक्शन करता है और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज देखने को मिलता है और फिर लिबरेट होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स। फिर बात करते हैं अगले स्टेप में कि जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग ETS, ये यूटिलाइज होती है, सिंथेसाइज की जाती है ATP बाय ATP सिंथेज। कौन से कॉम्प्लेक्स 5 की हेल्प से। अब ATP सिंथेज 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की और ये अंदर का स्पेस है। हमने बात की थी जो सिस्टरने होते हैं, यानी कि इसको हमने यहां पे जिक्र किया था, क्या नाम दिया था इनको हमने, सिस्टरने, या फिर एक और नाम से जाना गया था, इनको क्रिस्टी बोलते हैं। तो इनर क्रिस्टी जो होती हैं इन पे प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स, एक मैच स्टिक्स लाइक, माचिस की तीली जैसी, बाहर की तरफ गोल गोल सी और अंदर लॉन्ग रॉड जैसी। F1 पार्टिकल बोलते हैं इसको। अब F1 पार्टिकल पे इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है ये, और ये आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब बात करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की, अंदर वाली मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, बीच में स्पेस की नहीं। तो बीच में स्पेस पे H+ कंसंट्रेशन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन के हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। किसके बीच में, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के बीच में। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन है क्योंकि डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होती है। 2 रीजन है, पहला F1 हेड पीस जिसको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, दूसरा F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब यहां पे क्या होता है, F1 जो हेड पीस है इसमें साइट होती है ATP सिंथेसिस की। कहां से, ADP से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। क्या होता है, ADP और फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बनता है, ATP बनता है। फिर बात आती है किसकी, कि F0 का क्या काम है, तो ये फॉर्म करता है चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस करते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन से प्रोटॉन डायरेक्ट मैट्रिक्स में आ जाए, इसके लिए F0 चैनल प्रोवाइड करता है। अब जो पैसेज है प्रोटॉन का कपल्ड करता है किसके साथ, कैटालिटिक साइट फॉर F1 कंपोनेंट फॉर ATP प्रोडक्शन। और इसी समय जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, फॉस्फेट आयन कंपाइल करके ATP यहां पे लिबरेट करते हैं। हर एक ATP प्रोड्यूस की जाती है 2 हाइड्रोजन प्लस से जो पास होते हैं थ्रू F0। एक ATP के लिए कितने हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं, 2H+। फॉर द इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो इनर मेम्ब्रेन होती है स्पेस में, मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट्स यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। सिंपली ऐसे देख सकते हो कि अंदर की तरफ अब हाइड्रोजन आयंस इकट्ठाकरण देखने को मिल रहा है। ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कॉम्प्लेक्स है। इसके पास ये जो इनर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, ये है कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस। तो यहां पे फॉस्फेट आयन के साथ ATP बनाने का काम कौन कर रहा है, ये F1 हेड रीजन और F0 के थ्रू H+ आयन अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें, जो नेट गेन ATP का होता है हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एजम्पशन। ये कुछ एजम्पशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऑल स्टेप्स जो ग्लाइकोलिसिस में है, TCA साइकिल में है, ETS में अकर करते हैं सीक्वेंसली एंड ऑर्डरली। ये कैसे चलते हैं, एक ऑर्डर पैटर्न पे चलेंगे। दूसरा, NADH सिंथेसाइज होता है इन ग्लाइकोलिसिस। ये ट्रांसफर्ड होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अंडरगोज करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तुरंत ही जो पाथवे है, ये आर नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड। यहां पे कोई अदर कंपाउंड तुरंत नहीं बनना शुरू होते, या बीच के जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये पाथवे में ये अलग अलग कंपाउंड के या दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में यूटिलाइज नहीं होते। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, सिर्फ ग्लूकोज रिस्पायर्ड होता है, बाकी अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर नॉट एंटर्ड इन द पाथवे एट एनी स्टेज, और किसी स्टेज में इनमें चेंजेस नहीं होती है। ऐसा अजम्पशन ये वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑल पाथवे वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक के बाद एक हो रहा हो। कंडीशंस की बात करते हैं।
सबस्ट्रेट इंटर करता है पाथवे में, आर विड्रॉन फ्रॉम इट एंड एज इट व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होती है। एटीपी यूटिलाइज होती है जैसे जैसे हमें इनकी जरूरत होती है। एंजाइमेटिक रेट्स कंट्रोल होते हैं मल्टीपल मीन से या कई सारी कारणों से। पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल ईटीएस के बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। लिंक रिएक्शन देखने को मिलती है। लिंक रिएक्शन किसको बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन को, क्रेब्स साइकिल और फिर ईटीएस। ऐसा जो कैलकुलेशन है ये यूज किया जाता है एप्रिसिएट करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। क्लियर? अब यहां पे हम बात करते हैं टोटल एटीपी की गिनती। लेट रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट निकालते हैं। कैसे? एटीपी थ्योरेटिकल यूनिट कैसी है? देखो, ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिले? 2 एटीपी के मॉलिक्यूल मिले, 2 एनएडीएच मिले, 2 एनएडीएच मिले, किससे? 4 एटीपी या फिर इससे 6 एटीपी का प्रोडक्शन हो सकता है। पर ये इसी समय है, कौन से शटल के थ्रू ये जाएंगे वही डिसाइड करता है। तो इनसे 2 बनेंगे, 4 जाएंगे या 6 जाएंगे, ये डिसीजन यहां पे होता है। बट जब पायरुवेट बना था तो 2 एनएडीएच जाएंगे, ये शटल पे डिपेंड नहीं करेंगे, सीधे सीधे 6 एटीपी बनाएंगे। क्लियर? एनी कंफ्यूजन विद दैट? नो, गुड। देन क्रेब्स साइकिल की बात करें तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहां से मिले हैं। फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 2 NADH से 6 एटीपी अगर बने, 2 मॉलिक्यूल NADH के 6 एटीपी बनाते हैं, 2 एटीपी डायरेक्टली प्रोडक्शन हुए, 6 NADH से 18 एटीपी बनेंगे, 2 FADH से 4 एटीपी बनेंगे और 2 GTP से 2 एटीपी बनेंगे। तो टोटल काउंट करने की बात करें तो हमारे पास 38 एटीपी बनते हैं। 36 क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे कभी कभी 4 एटीपी बनते हैं और वो हमने डिस्कस किया था कि ये किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन में जो शटल थी वो चेंज देखने को मिलती है। तो ग्लाइकोलेट शटल के थ्रू अगर जाते हैं तो 4 एटीपी बनती है और मैलेट एस्पार्टेट के थ्रू जाते हैं तो हमें 3 एटीपी बनते हुए नजर आते हैं। तो टोटल 6 बनती हैं। तो 6 अगर बनेंगी तो 38 होंगी, अगर इस पाथवे के थ्रू जाएंगी तो टोटल 36 एटीपी बनेगी। तो नेट गेन हमारे पास कितना होता है? स्पेंडेंट पैटर्न पे यहां पे खर्च जो दिखा ये इन्वॉल्वमेंट रोल प्ले देखने को मिलता है। नेट गेन हमारे पास कितनी होती है? 38 एटीपी या फिर 36 एटीपी। कंपोजिशन अगर बात करें कि जो ट्रांसपोर्टिंग 2 NADH मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब कंडीशंस यहां पे ये मेंशन की गई है कि जब ग्लाइकोलिसिस के समय NADH बने थे तो उनको 2 एटम्स या एटीपी के मॉलिक्यूल्स का खर्चा जो हुआ था इनको यहां पे अंदर लाने में, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। तब हमारे पास 36 एटीपी बचती है। क्लियर? अब एरोबिक और एनारोबिक डिफरेंसेस। फर्मेंटेशन जिसमें हम एनारोबिक की बात करते हैं, एरोबिक में हम पूरी कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है। नेट गेन 2 एटीपी का, नेट गेन 36 एटीपी का। NADH ऑक्सीडाइज करता है NADH प्लस में स्लोली और यहाँ पे विगोरियसली परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एम्फीबोलिक पाथवे। ग्लूकोज क्या है? फेवर करता है सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटर सबस्ट्रेट का सबसे मेजर कंपोजिशन होता है ग्लूकोज, इसलिए ऑल कार्बोहाइड्रेट आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेशन। अदर सबस्ट्रेट आर आल्सो रिक्वायर्ड रिस्पायर्ड। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज ही रिस्पायर होगा, सब रिस्पायर करते हैं, ठीक है ना। फैट ब्रेकडाउन करता है पहले किसमें? फैट ग्लिसरॉल में टूटता है। ग्लिसरॉल डायरेक्टली चेंज होते हैं किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में डायरेक्टली चेंज होगा। फैटी एसिड किसमें चला जाएगा? डिग्रेड कर जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में और इंटर करेगा पाथवे में। ग्लिसरॉल कन्वर्ट किया जाएगा सबसे पहले किसमें? PGAL में, फॉस्फो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और उसके बाद फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होगा और फिर ये पायरुविक एसिड में और फिर एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होके जाएगा।
मेजर कंपोनेंट यहां पे देखेंगे पायरुविक एसिड, फैटी एसिड डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाता है, तो लिंक कंपोजिशन जो लिंक रिएक्शन है वहां पे डायरेक्टली पहुंचा दिया जाता है। फिर बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन डिग्रेड करता है प्रोटीएजेस की हेल्प से, किसमें, पहले अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स चेंज हो जाते हैं किसमें, पायरुविक एसिड में। तो ये कुछ कॉमन पैटर्न ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो पायरुवेट या फिर एट लीस्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास पहुंचते हैं। ये जो रेस्पिरेशन है पाथवे, ये जनरली कंसीडर किया जाता है कैटाबोलिक पाथवे, बट इन्वॉल्व्स बोथ एनाबोलिज्म दैट इज सिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन। तो सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबोलिक पाथवे, क्योंकि क्या सिंथेसाइज हुआ है, पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में ये सिंथेसाइज हुए हैं। सिंथेसाइज मतलब छोटे छोटे कंपाउंड से, और फिर ये बड़ा कंपाउंड था छोटे कंपाउंड में बदल गया, तो ब्रेकिंग भी देखने को मिल रही है, तो कैटाबोलिज्म भी बोलते हैं इसको, और एनाबोलिज्म भी बोला जाता है। जैसे फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, बट व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, अगर फैटी एसिड को सिंथेसाइज करना है, बनाना है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए विथड्रॉ कर लिया जाता है रेस्पिरेटरी पाथवे से, इससे ले जाके हम वापस से बना लेते हैं फैटी एसिड। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व। रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स भी फिर से क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। फिर नेक्स्ट छोटा सा टर्म बचा हुआ है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। रेस्पिरेटरी क्विसेंट या आरक्यू, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेशियो। आरक्यू एक रेशियो है जिसमें वॉल्यूम को इन्वॉल्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जितना इवॉल्व हुआ है वॉल्यूम ऑफ O2 कंजप्शन रेस्पिरेशन के समय, इसको हम बोलते हैं आरक्यू। आरक्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व और कितनी ऑक्सीजन, मतलब जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, उसके पैटर्न पे ये देखने को मिलता है। बात करें आरक्यू, डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब जैसे आरक्यू कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट का कार्बन होगा उतने ही ऑक्सीजन के यहाँ पे इन्वॉल्व और कंज्यूम देखने को मिलेंगे रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, तो ये कॉमन रिएक्शन होती है। आरक्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। आरक्यू हमेशा कार्बोहाइड्रेट का 1 दिखेगा, 1 के बराबर या 1 से लेस देन हमें फैट का देखने को मिलता है, और प्रोटीन का आरक्यू होता है कितना, 0.9 वैल्यू होती है। हालांकि कम ये भी है फैट के कंपैरेटिवली, पर इसको हम 0.1 बोलते हैं। फैट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो फैट के 1 से कम ऑलमोस्ट लगभग वैल्यू की बात करें तो 0.7 देखने को मिलता है जब फैटी एसिड चेंज होता है, और ये ट्राइपाल्मिटिन के ब्रेकडाउन सोन करते हैं, 0.7 देखने को मिलता है। प्रोटीन की बात करें तो 0.9 होता है इसका। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंट होते हैं ये ऑफन मोर देन 1, ये एक से ज्यादा बारी यहां पे देखने को मिलते हैं। प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्योर प्रोटीन और फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में नहीं यूज किए जाते हैं। तो ये था हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। उम्मीद है अच्छे ढंग से चीजें समझ में आई होंगी। चैप्टर इतना सा ही है। अब क्या करना है आपको, इसके PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जब PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे आप और आपसे वो क्वेश्चंस हो जाने लगेंगे तो आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हाँ क्या क्या चीजें कहां कहां पे अकर कर रही थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।